हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेई क्लासेस। आज हम लोग इरोडोव का क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। और अगर आप लोगों ने पिछले क्वेश्चन को फॉलो किए हैं तो ये क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा। वैसा ही है, बिल्कुल रिलेटिव मोशन से रिलेटेड है। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि टू पार्टिकल्स मूव इन अ यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड विथ एन एक्सेलरेशन जी। ठीक है, दो पार्टिकल मूव कर रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड में जिसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है। एट द इनिशियल मोमेंट द पार्टिकल्स वेर लोकेटेड एट वन पॉइंट। शुरू में जो है दोनों पार्टिकल एक ही पॉइंट पे था, मानिए यहाँ पे, एंड मूव विद वेलोसिटी v1 3 मीटर पर सेकेंड एंड v2 4 मीटर पर सेकेंड हॉरिजॉन्टली इन अपोजिट डायरेक्शन। यानी यहाँ पे दो पार्टिकल शुरू में एक ही जगह था और एक v1 वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा था और दूसरा उसी के अपोजिट मूव कर रहा था v2 वेलोसिटी से। ठीक है, यही दिया हुआ है कि एंड मूव्ड विद वेलोसिटी v1 एंड v2 हॉरिजॉन्टली इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा था, है ना, पैरेलल टू ग्राउंड। मान के चलिए ये ग्राउंड है आपका, तो इसके पैरेलल कहीं ऊपर में मूव कर रहा था और दोनों पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी लग रही थी। इरोडोव का क्वेश्चन है आपका ये। तो पूछ रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स, यानी एक पार्टिकल ए है ये बी है, तो आप डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल निकालिए at the moment when their velocity vectors become mutually perpendicular। जब दोनों का वेलोसिटी वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाए तब उस दोनों के बीच का आप डिस्टेंस निकालिए। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो दोनों का मोशन कैसे होगा बच्चों, देखिए ये ऐसे गिरेगा ग्राउंड पे जाके और ये वाला ऐसे जाके गिर जाएगा। ठीक है, रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो दो ऑब्जेक्ट है, इस तरह से मूव कर रहा है, एक इधर जाके यहाँ ग्राउंड पर जाके टकरा जाएगा, दूसरा इधर आके ग्राउंड पर जाके टकरा जाएगा। तो ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उस मोमेंट पे आप इस दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बताइए जब इस दोनों का वेलोसिटी वेक्टर, इसका वेलोसिटी वेक्टर टेंजेंट होगा, इसका वेलोसिटी वेक्टर इसके टेंजेंट पे होगा, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो। यानी इस वेलोसिटी वेक्टर को आप यहाँ पैरेलली शिफ्ट करो तो ये इसके परपेंडिकुलर आ जाए। तो जब ऐसा हो कि v1 पॉइंट ए की वेलोसिटी v है बॉडी ए की और ये vb है, इसी के पैरेलली हमने यहाँ भेज दिया, ये दोनों जब आपस में परपेंडिकुलर हो जाए तब इस दोनों के बीच का डिस्टेंस बताइए क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, एक चीज़ और देखिए कि दोनों किसी भी टाइम पे सेम डिस्टेंस गिरेगा बच्चों, क्योंकि वर्टिकल में क्या शुरू में कोई वेलोसिटी नहीं थी। ये जो डिस्टेंस अगर टी टाइम के बाद कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या आएगा, यहाँ पे देखिए हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस क्या होगा, सिंपल ये वाला होगा, हॉरिजॉन्टल। ठीक है ना, ठीक है, ये तो जस्ट ऑब्जर्व करने की चीज़ है। इसमें थोड़ा सा आपको ग्राउंड फ्रेम का यूज़ करना पड़ेगा, सिर्फ रिलेटिव मोशन से यहाँ नहीं बनेगा, क्योंकि अगर आप रिलेटिव मोशन लगाओगे तो किसी भी पार्टिकल के रिस्पेक्ट में दूसरे का अगर आप मोशन देखोगे तो वो हमेशा आपको दिखेगा कि मेरे से अवे जा रहा है हॉरिजॉन्टल सीधा। फॉर एग्जांपल अगर आप पार्टिकल ए के रिस्पेक्ट में बी को देखोगे तो ए को ऐसा लगेगा कि ये वेलोसिटी आप ए अपना उल्टा करके इसमें ऐड कर देगा, तो ए को ऐसा लगेगा कि बी जो है सीधा इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और वेलोसिटी इसकी v1 प्लस v2 है। ठीक है ना, यही होगा इसकी रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ए, और इसको लगेगा कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सीधा मूव किया जा रहा है मेरे से अवे। ठीक है, और वैसा है भी, जब ए यहाँ होगा तो बी यहाँ होगा। ठीक है ना, हॉरिजॉन्टली अवे है तो ये हॉरिजॉन्टली अवे मूव करता हुआ ए को दिखेगा। तो आप ए की फ्रेम से ये नहीं बता पाओगे कि इस दोनों का वेलोसिटी आपस में परपेंडिकुलर कब हुआ, इसके लिए आपको ग्राउंड फ्रेम का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से है कि आपको सिर्फ रिलेटिव मोशन से काम नहीं चलेगा, आपको थोड़ा सा ग्राउंड फ्रेम तो यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, अगर आप टाइम निकाल लो, मान लो t0 टाइम के बाद इस दोनों की वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो रही है, तो फिर आप रिलेटिव मोशन का यूज़ कर लो और डिस्टेंस निकाल लो। t0 टाइम के बाद ये दोनों परपेंडिकुलर हो गया तो इसके रिस्पेक्ट में ये v1 प्लस v2 से मूव कर रहा था, इंटू t0 कर दो तो ये इसका गैप हो जाएगा। या फिर आप ग्राउंड फ्रेम से डिस्टेंस निकाल लो, वो भी यही आएगा सेम। तो मेन अपने को टाइम निकालना है t0, जिस टाइम के बाद इस दोनों की वेलोसिटी आपस में परपेंडिकुलर हो जाए। ठीक है, और ये हम सिंपली निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों की वेलोसिटी अपन लिख देते हैं ग्राउंड फ्रेम से आई जे मान के। ये मान लीजिए आपका ओरिजिन था, ये आप मान लो एक्स एक्सिस, ये मान लो वाई एक्सिस, और दोनों की वेलोसिटी आफ्टर टी टाइम लिख दो। पार्टिकल ए की वेलोसिटी आफ्टर टी टाइम क्या होगा, हॉरिजॉन्टल में तो चेंज होना ही नहीं है, तो ये हो जाएगा v2 आई कैप विथ अ माइनस डायरेक्शन, ये लेफ्ट में जा रहा है, और प्लस
नीचे में इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी टी टाइम के बाद gt, और ये किस डायरेक्शन में होगा, नीचे की ओर होगा माइनस जे कैप। ठीक है, तो यहाँ माइनस देने के बदले मैं यहाँ पे माइनस कर देता हूँ। ठीक है, समझ में आ गया। ये वी ए की वेलोसिटी आ गई किसी टाइम टी के बाद। उसी तरह आप वी बी की वेलोसिटी निकाल लो। ये क्या होगा, एक तो वी वन आई कैप, ये तो चेंज होना नहीं है, और नीचे में माइनस जी टी जे कैप। ठीक है ना, ये वेलोसिटी आई। वर्टिकल डायरेक्शन वेलोसिटी दोनों पार्टिकल की सेम है, सेम हो गई क्योंकि इनिशियल तो कुछ थी नहीं और जी टी ऐड होता जा रहा है। अब अपने को टाइम निकालना है जब ये दोनों परपेंडिकुलर हो जाए। परपेंडिकुलर हो जाए मतलब वी ए वेक्टर डॉट वी बी वेक्टर आपको सिंपली जीरो कर देना है ना। इसी का मतलब है परपेंडिकुलर वी ए इंटू वी बी कॉस ऑफ थीटा, एंगल बिटवीन देम, और कॉस 90 क्या होता है, जीरो होता है। तो यानी इस दोनों का आप डॉट प्रोडक्ट निकालो और जीरो से इक्वेट कर दो तो आपका टाइम निकल जाएगा। मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा जगह बना लो। तो देखिए डॉट प्रोडक्ट यानी आई डॉट आई का क्या होगा, वी वन वी टू माइनस वी वन वी टू, और ये प्लस हो जाएगा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर, है ना, ज़ीरो। ये डॉट प्रोडक्ट ले लिया तो यहाँ से देखिए टी आपका निकल के आ रहा है वी वन वी टू का रूट अपॉन जी, ये टाइम टी है। इतने टाइम के बाद इस दोनों की वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो जा रही है, इस ऑब्जेक्ट की और इस ऑब्जेक्ट की। तो इतने टाइम में कितना डिस्टेंस मूव कर जाएगा, वी वन प्लस वी टू रिलेटिव वेलोसिटी है इंटू टी नॉट निकल के आ गया है वी वन वी टू रूट वी वन वी टू अपॉन जी। तो आंसर आपका हो जाएगा, ये जी में मिटाता हूँ यार, यहाँ से ये गड़बड़ कर रहा है, वी वन प्लस वी टू इंटू रूट वी वन वी टू अपॉन जी, ये आंसर होगा। इसमें वैल्यू पुट करोगे सारा तो निकल के आ जाएगी 2.5 मीटर। ठीक है, वी वन वी टू और जी की वैल्यू पुट करोगे तो 2.5 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें अपन ने दोनों यूज़ कर लिया अब यहाँ पे, रिलेटिव मोशन भी और ग्राउंड फ्रेम भी। ठीक है, यहाँ पे आप इसके बिना भी बना सकते थे। जैसे आपने वेलोसिटी वेक्टर निकाला, आप पोजीशन वेक्टर निकाल लीजिए आफ्टर टी टाइम में, और यही काम हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था, दोनों का पोजीशन वेक्टर निकाला था टी टाइम के बाद। ठीक है, वैसे ही आप इस क्वेश्चन में पोजीशन वेक्टर निकाल लीजिए। तो इसका पोजीशन वेक्टर होगा माइनस वी टू टी आई कैप माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इसका होगा वी वन टी आई कैप माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। टी नॉट टाइम के बाद इस दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, यानी आर, ये आर वेक्टर था, एक तरफ से आर वन या आर ए वेक्टर आएगा, दूसरे का आर बी वेक्टर आएगा, और आर ए और आर बी को आपको घटा देना है तो ये वेक्टर आ जाएगा। तो जब दोनों को घटाओगे तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर माइनस हाफ जी टी स्क्वायर कट जाएगा, आंसर हो जाएगा वी वन टी प्लस वी टू टी, है ना, और टी अपने को पता चल गया है, तो वी वन प्लस वी टू इंटू टी यही चीज़ आ जाएगी। ठीक है, आंसर सेम आ जाएगा। तो मैं वो सब कर नहीं रहा हूँ, मैंने आपको पढ़ के बता दिया, आपको समझ में आ गया होगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था एरोडोव का, ये दोनों रिलेटिव मोशन से। ठीक है, अगर आप इसको विजुअलाइज कर ले रहे हो तो बहुत अच्छा है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 12 और 13 है रिलेटिव मोशन का, ये आपका समझ लीजिए कि जेनिथ है। सबसे अच्छा क्वेश्चन रिलेटिव मोशन का एरोडोव का अगला 2 है, जिसको हम लोग अगले क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर वो आप विजुअलाइज कर लो तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं कर पाओ तो अपन मैथ्स का यूज़ भी उसमें करेंगे। ठीक है, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है, मैथ और अपना पिक्चर, दोनों की मदद से अपन चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे, खुद को मनाएंगे। फिज़िक्स और मैथ्स में यही का डिफरेंस है, फिज़िक्स और मैथ्स में यही डिफरेंस है कि फ़िज़िक्स में आप खुद को कन्विंस करते हो कि भाई ऐसा हो रहा होगा। जैसे यहाँ पे एक नीचे एक ऑब्जेक्ट है और इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है और ऊपर एक ऑब्जेक्ट है, तो आप इसको धक्का दोगे तो ये क्या होगा, यहीं पे गिर जाएगा और ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, आगे निकल जाएगा। ये आप पढ़े थे इनर्शिया में, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो ये आप प्रैक्टिकली ये कहीं नहीं दिखने को मिलता है, क्योंकि हर जगह कुछ ना कुछ फ्रिक्शन तो होता ही है, लेकिन ये ऐसा होता है और आप खुद को कन्विंस करते हो, हाँ भाई ऐसा ही होगा, अगर ऐसा होता तो ऐसा ही होता, है ना, आप कन्विंस करते हो। कुछ चीज़ें आपको दिख जाती है तो कन्विंस करने में आसान हो जाता है, जैसे एक आप प्रोजेक्टाइल फेंकते हो तो ये जाके यहाँ गिरेगा, इसको कन्विंस करने में आपको कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। लेकिन वहीं एक और चीज़ मान लीजिए है कि एक दीवार थी ऐसी, ठीक है ना, और आपने एक बॉल फेंका यहाँ से, और ये बॉल मान लीजिए ऐसे जाना था, अपने पीक पे ये वॉल खड़ा मिल गया, तो ये क्या होगा, रिबाउंड, अगर ये परफेक्टली इलास्टिक वॉल है
तो ये इसी पाथ के लॉन्ग रिबाउंड करके वापस आएगा, ठीक है। अगर ये वॉल कहीं यहाँ होता मान लीजिए, तो ये वाला पाथ जो उसको कवर करना था, इसका मिरर इमेज वो कवर करेगा, ठीक है। ये ऐसा होता है, इस वॉल के से जो मिरर इमेज बनेगा ये वैसा पाथ रिबाउंड लेकर आएगा। आप चाहो तो इसको मैथ से निकाल सकते हो, लेकिन ये ऐसा होगा और ये आपको क्या करना है, अगेन कन्विंस करना है। उसी तरह क्वांटम मैकेनिक्स में आप ढेर सारी चीज़ें पढ़ोगे, आप खुद को कन्विंस करोगे। उसी तरह आप रिलेटिविटी में बहुत सारी पैराडॉक्स पढ़ोगे, आगे चल के आपको उसके रिजल्ट से खुद को क्या करना होगा, कन्विंस करना होगा। तो फिज़िक्स इज़ ऑल अबाउट कन्विंसिंग योरसेल्फ, खुद को मनाने की चीज़ है कि भाई हाँ ऐसा हो रहा होगा, ऐसा हो रहा होगा। और जितना जल्दी आप कन्विंस होकर आप इमेजिन करने लग जाओगे, उतनी अच्छी आपकी फ़िज़िक्स होगी। लेकिन मैथ्स में ऐसा कुछ नहीं है। अगर दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 और इसका रूट अगर 2 और 3 निकल के आ रहा है, चाहे आप फैक्टराइज करके निकाल रहे हो या फिर आप फार्मूला लगा के निकाल रहे हो, इसमें कन्विंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने एक बार निकाल लिया, सब ने इसे मान लिया, आपको ज़्यादा इसमें खुद को कन्विंसिंग की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ व्हाट इट इज़। तो ये मैथ्स और फिज़िक्स का क्रक्स है, ठीक है। इस पर एक मैं डिटेल लेक्चर लेने वाला हूँ, लेकिन आप लोगों को यहाँ ट्रेलर मैंने दिखा दिया। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।